हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? यही रात अंतिम और यही रात भारी, अभी तो आप लोगों का वही हालत हो रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी, सारी चीजें रख ली होंगी, अपने आधार कार्ड, अपने पेन, फोटो, जो कुछ भी सारी चीजें ले जानी, निर्देश को एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो भी आपके एडमिट कार्ड के नीचे निर्देश निकले हैं उन सबको फॉलो करना है। और उम्मीद यही है कि आप सब लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को बहुत अच्छा करके आओगे। एग्जाम जैसे आप फर्स्ट शिफ्ट का करोगे उसके जस्ट बाद एनालिसिस आप देखोगे, क्योंकि आपको लगेगा पेपर का लेवल कैसा था, मैंने क्या किया और कैसा एक्सपेक्ट कर रहा था और क्या असली में पेपर था। इन सबको जानने के लिए आप एनालिसिस के लिए जस्ट मुझसे जुड़ेंगे एग्जाम के जस्ट बाद। तो मैं पूरी टीम के साथ सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक बाय यूपी की आपको मिलूंगी इसी चैनल पे लाइव, यानी कि 12 बजे जब आपका एग्जाम छूटेगा तो यहाँ पर मैं आपको लाइव मिलूंगी। चलिए भाई, तो आज मैं पता है क्या करने वाली हूँ? आज आपसे सवाल नहीं करने वाली कि बताओ इसको टाइमर वाइमर, कुछ नहीं। कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाए हुए हैं मैंने जिनकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक बार रिवाइज टाइप कराती जाती हूँ। जितना भी रिवीजन है वो मैं उनको कराती जाती हूँ, जो जो रिवीजन वाले शॉर्ट ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, डन है? तो एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ये बहुत बेहतरीन सा एक सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रैंकिंग ऑर्डर से। पहला सवाल, इसमें बच्चों बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स है। कब बीच में पूछे जाएंगे, कब कम से कम पूछे जाएंगे, कब कुल पूछे जाएंगे, कब स्थान परिवर्तन वाले, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। तो एक बार हम उसको पूरा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो फाइनली जल्दी से देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, ये किस टाइप का सवाल है? 44 बच्चों की कक्षा में अमन 11वें स्थान पर है और अंत से उसका स्थान क्या होगा? जब आपको टोटल दे दिया जाएगा और एक तरफ से स्थान दे दिया जाएगा तो 44 में से 11 घटाओगे 33 बचेगा और प्लस एक अमन को और जोड़ दोगे। इसका मतलब है यहां से यहां तक 44, 44 में से अगर आपने किसी एक व्यक्ति का 11 स्थान निकाल दिया तो उसके बाद 33 और बचेंगे। जब उसे दूसरी साइड से गिनोगे तो एक प्लस और हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 34 हो जाएगा। तो आंसर इसका 34 हो जाएगा। ठीक है ना? चले खुशी बेटा ले लिया है, लेकिन उस पेन में मैंने बाद में देखा कुछ बच्चों ने कमेंट किया, इसलिए मैंने वो वीडियो भी हाइड करवा दिया। मेरे माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया था, जबकि मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन खुद बताए थे कि पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो आप ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना, मतलब वो भी लेके चले जाना, क्या पता अलाउड हो जाए, बट आप लोग ट्रांसपेरेंट पेन अपने साथ लेके जाना। मैं बिल्कुल दिमाग से उतर गया था, लेकिन जैसे बच्चों को कमेंट देके मैंने वो वीडियो भी इसलिए हटवा दिया कि मेरी वजह से कोई रॉन्ग गलत इन्फॉर्मेशन लास्ट एंड मोमेंट में ना चली जाए। तो वो पेन ठीक है ले जाना अल्टरनेटिवली, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाला जरूर ले जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है? रमन एक्स कक्षा का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16 और नीचे से 49वें स्थान पर है। जब आपको एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे दिया जाएगा तो आप दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दोगे, एक माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को जब आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ से जोड़ दिया तो आपने इसे दो तरफ से जोड़ दिया, इसलिए एक माइनस कर दोगे। जब इसमें माइनस कर दोगे तो 9 और 6 कितना आ जाएगा? 15 और 4 और 1 65, 65 में से एक गए तो 64 बचा। इसका करेक्ट आंसर 64 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 64 हो जाएगा। ठीक है ना? चले चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल इसको देखते हैं। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। 30 छात्रों की कक्षा में महेश, बेटा इसमें 2 पॉइंट होंगे, ये बात रट लो एकदम। जब आपको टोटल मिला के 30 छात्र दे रखे हैं, एक महेश का स्थान दे रखा है 14 और रमेश का दे रखा है 20, ये कितने हो गए? 34 हो गए। ध्यान रखना जब आपका लेफ्ट और राइट मिला के ये कुल से ज्यादा चला जाए, ये कुल से ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल में कुल 30 है, आपका 34 चला गया, ऐसा कैसे संभव है? जब ओवरलैपिंग का केस होगा, और आपको ओवरलैपिंग के केस में कभी भी पूछा हो तो आप क्या करोगे? इन दोनों का अंतर निकाल दोगे, इन दोनों का अंतर, और ओवरलैपिंग केस में आप -2 कर दोगे अंतर में से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जब भी कभी आपको ये सवाल पूछा जाए, एक व्यक्ति का स्थान दूसरे व्यक्ति का दूसरी तरफ से कुल दे दिया हो, जब आप इन दोनों को जोड़ो तो ये कुल से भी ज्यादा हो जाए, तो समझ जाना ओवरलैपिंग में ही ये संभव है। तो उनके बीच के निकालने के लिए आप 4 का गैप किसकी वजह से आया है? क्योंकि आपने इधर जाते हुए और इधर जाते हुए इसको बीच वाले हिस्से को एक्स्ट्रा गिन दिया है, तो इसमें ये दोनों भी शामिल है ना, साइड वाले लोग, इनको निकाल दो, जो बचेंगे इनके बीच वाले बचेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्टली। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला छात्र, अच्छा ये तो आंसर हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है जबकि सोहन आगे से छठा है, राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो इन दोनों पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या है? देखो 2 पॉइंट होंगे जब आपको न्यूनतम पूछा जाएगा या आपको कुल पूछा जाएगा। तो मैं दोनों रिवाइज करवा देती हूँ। अगर आपको एक व्यक्ति लेफ्ट से और एक राइट से दे दिया जाए और उनके बीच वाले लोग दे दिए जाए, बच्चों अगर तुमसे कुल पूछा जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला होगा, सबको जोड़ देना, सबको जोड़ देना। लेकिन जब तुमसे न्यूनतम पूछा जाएगा तो ये ओवरलैपिंग का केस हो जाता है फिर से, और ओवरलैपिंग के केस में तुमको एक को जोड़ देना है, फिर दूसरा सोहन छठा, और इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है राम। तो तुमको पता है ओवरलैपिंग के केस में तुमने इधर से गए होगे 7 गिना होगा, इधर से गए होगे 6 गिना होगा, तुमने अभी 13 में इस बीच को एक्स्ट्रा गिन दिया, यानी इन दोनों के बीच के राम को और इन दोनों को, तो 3 लोगों को निकाल दो, यानी किस किस को? साइड वाले दोनों को और बीच वाले व्यक्ति को, यहाँ जो 8 है, तो इसका करेक्ट आंसर 10 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ
कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जब आपको एक व्यक्ति का स्थान दाएं से, दूसरे का बाएं से और उन दोनों के बीच में लोग दे दिए जाए, तो आपको अगर कुल पूछा जाएगा तो तीनों को ऐड कर देना, लेकिन अगर आपको न्यूनतम पूछा जाएगा तो समझ जाना ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग में जब मैं दाएं और बाएं जोड़ूंगा तो इस हिस्से को एक्स्ट्रा गिन देता हूं, और इस हिस्से में वो दो व्यक्ति जो कोने वाले होंगे और उनके बीच वाले एक्स्ट्रा होंगे, उनको निकाल देना, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लेते हैं। लड़कों और लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26 स्थान पर है, ठीक है, और जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि और सीमा के बीच में 19 छात्र हों तो बताइए कक्षा में कितने छात्र हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगी, वही पूछ लिया ना आपसे कुल, तो अगर मैं इनको जोड़ दूंगी तो ये तो 50 से प्लस निकल गए, ये तो 50 से प्लस निकल गए। इसका मतलब है इन्होंने घुमा फिरा के मुझसे पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछी, क्योंकि ये तो 50 से ज्यादा निकल गए, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाले। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट को जोड़ देंगे, लेफ्ट राइट को जोड़ देंगे। हमें पता है इसमें कौन एक्स्ट्रा गिन गए, बीच वाले 19 और वो दो व्यक्ति रवि और ये 21 निकाल दो। तो बेटा 26 में से 22 और 21 का गैप निकालोगे, एक बचेगा, 27 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 27 लोग आ जाएंगे टोटल मिला के। उम्मीद करती हूं कि यहां तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार प्यार से सेशन को लाइक से जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आ गया ये। ठीक है, चल अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखो अलग अलग सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आ रहे हैं ना, बस न्यूनतम वाले दो आए हैं। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि ए और बी के बीच में 8 व्यक्ति हैं, अच्छा ये तो कम से कम वाला आ गया, फिर से वही आ गया, 15 प्लस 20, उम्मीद करती हूँ अब आप कर लोगे 35। इसमें से कौन निकाल दोगे, बीच वाले व्यक्ति और साइड वाले दोनों व्यक्ति। 35 में से 10 निकाल दोगे तो 25 बचेगा। अब आपको न्यूनतम बहुत अच्छे से निकालना आ गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखो लड़कों की पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है, सुरेश का दाईं ओर से 9वां है। उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो बाईं ओर से मनीष का स्थान कौन सा होगा। एक बात दिल दिमाग में रट के चले जाना कि अगर दो व्यक्तियों की पोजीशन आपको कोई कुछ भी दी हो, अगर वो आपस में अदला बदली करते हैं तो जितना एक व्यक्ति का पुराना और नए में अंतर आता है, दूसरे का भी उतना ही अंतर आता है। अब दोनों का पुराना स्थान सेम है तो नया भी सेम ही होगा ना, अंतर तो बराबर ही होगा। यानी सीधा सीधा बात ही हो गई, अगर एक व्यक्ति है 9 से वो 18वां हो गया तो दूसरा वाला भी 9 से 18 ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है। अगर कोई दो व्यक्ति बैठे हैं, ये इसकी जगह जाएगा तो ये इसकी जगह आएगा, तो इनके बीच के बैठे व्यक्ति हमेशा बराबर होंगे, तो दोनों का अंतर बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 18 का 18 ही आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 18 का 18 ही आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि यहां तक आप लोगों को ठीक है ना। चलो मन नहीं कर रहा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बता दो इसका क्या हो जाएगा। छात्रों की पंक्ति में राम 39वें स्थान पर है जबकि श्याम 28वें स्थान पर है दाएं से। यदि राम और श्याम आए, श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। बेटा ये सेम वही हो गया, अगर राम पहले 39 था, देखो राम पहले 39 था और अब कितना हो गया, राम अब हो गया 20, तो राम अपनी 19 घट गया, अपनी तरफ ही खिसक गया। तो श्याम पहले कितना था 28, तो एक बात बताओ ये भी तो 19 घटेगा और ये 19 घटेगा तो कितना आ जाएगा, अगर आप 19 घटाओगे इसमें से तो 18 में से 9 गए तो 9 बचे, 19 ही बचेगा। तो इसका वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई क्या, गड़बड़ है क्या बेटा। एक बार 39 में से इसका 20 आ गया, राम का ही है ना, तो इसका 28 हो जाएगा। तो सीधा सीधा है, इसमें अगर देखेंगे 11 कम है, 11 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रही हूँ, ठीक है 9 आ जाएगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 9 आ जाएगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है बच्चों, मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ 19 कर रही थी, 9 आएगा। और ऑप्शन भी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शन मिल जाता तो गलती से मेरा ही गलत हो जाता, क्योंकि मैं 19 टिक करके चली जाती है ना। तो ये 9 आएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रही थी। चलो अब आ गए हमारे रैंकिंग ऑर्डर के जितने भी सवाल हो सकते थे। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, त्रिभुज गिनना, इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखो क्या हो जाएगा। त्रिभुज गिनने में हमेशा ध्यान रखना 3 तरीके से त्रिभुज का बेस होता है। मैं आपको तीनों रिवाइज करा देती हूँ। एक, जब किसी वर्ग में त्रिभुज होंगे ऐसे, तो इनको हमेशा जितने भी भाग होंगे उनको डबल कर देना, जैसे 4 दूनी 8, इसमें 8 हो जाएंगे। एक त्रिभुज गिना जाता है ऐसे, जब त्रिभुज में बेटा ऐसे लाइन जाएगी बीच में से, तो इन दोनों को प्लस कर देना। एक और लाइन जाएगी, मान लो एक और लाइन चली गई ऐसे और ऐसे, तो इनको प्लस कर देना, है ना। अब मान लो इस लाइन में ऐसे और चला गया, तो 1 और 2 ऐसे 2 त्रिभुज होगा, इसको दुगना कर देना, और इसमें अगर कर दोगे तो इसको दुगना कर देना। इस तरीके से त्रिभुज होंगे। और एक त्रिभुज के अंदर जब उल्टा त्रिभुज बन जाता है ऐसे, तो हमेशा ध्यान रखना एक तो पहले से बड़ा वाला था ही, और 4 और बन जाते हैं नए, तो ये 5 हो गए। एक और बना दोगे तो 4 और बन जाएंगे नए, तो ये 9 हो गए। इस तरीके से त्रिभुज को हम गिन सकते हैं, और जो नए मिलने से बनते हैं वो तो आपको बिल्कुल बनाना ही बनाना है। ठीक है, चलो मैं मोटिवेशन बिल्कुल दे दूंगी, पहले इसको समझ लेते हैं। 1 2 3 4, ये 8 हो जाएगा भाई, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा।
तो आप कहोगे मैम 24 तो बहुत ईजी हो गया आपने जो बताया, बाकी 3 इसमें हमें दिख ही रहा है, बहुत ईजी हो गया। अब एक बात बताओ, इसको मिलने से एक बन गया, इसको मिलने से एक बन गया, इसको मिलने से एक बन गया और इसको मिलने से एक बन गया, तो ये कितने और बन गए? 4 और बन गए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 25 26 27, 27 और 4 31 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर 31 हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने यहां तक समझ में आ गया होगा। डन है, चले अगले सवाल की ओर। ठीक है, चले, ठीक है, चलो। तो इसका करेक्ट आंसर 31 हो जाएगा और उम्मीद करती हूँ 31 इसका सही आंसर है। इसको बता दो भाई इसमें क्या हो जाएगा। इसमें आपसे त्रिभुज पूछा गया है, इसमें आपसे त्रिभुज पूछा गया, क्या हो जाएगा? सीधा सीधा मुझे दिख रहा है साफ साफ, इसमें 3 है और ऐसे इसमें 3 है, साफ साफ ऐसे है ना, ये वाले है तो सही 3 ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो 3 और 3 6 तो यही हो गए, 6 तो भाई साफ साफ हो गए। अच्छा उसके बाद बोलोगे तो मैम कौन सा? तो बेटा एक पूरा बड़ा वाला, दोनों ऐसे होंगे, एक ये हो गया और एक पूरा बड़ा वाला हो गया, 2 और हो गए, तो टोटल मिला के 6 और 2 इसमें कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? नॉट 6। कैसी बातें कर रहे हो भाई, कैसी बातें कर रहे हो, मत करो, ठीक है ना। तो 8 है, साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैम तुक्का कैसे लगाना, हाँ ये सबसे बड़ी रणनीति होनी चाहिए, तुक्का कैसे लगाना है। चलो बच्चों एक बार न्याय निगमन के मैं तुमको कुछ रूल्स गिना देती हूँ। न्याय निगमन के कुछ रूल्स ऐसे होंगे कि देखो इस वाले सवाल को देखते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कुछ शब्द छोटे हैं, तो आप क्या करोगे? कुछ शब्द छोटे होंगे, ठीक है ना, कुछ छोटे लंबे होंगे, कुछ छोटे लंबे होंगे और सभी लंबे पेड़ होंगे। तो अब तुमको बोला जा रहा है कुछ पेड़ छोटे हैं, तो देखो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, डायग्राम बनाने के बाद जो दिख रहा है वो सही, जो नहीं दिख रहा वो गलत। कुछ पेड़ शब्द है, तो कुछ पेड़ शब्द है नहीं, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिया। इसमें मेरी एक बात ध्यान रखना, केवल पहला सही है। न्याय निगमन में एक बात ध्यान रखना, जिनके आपस में कोई रिलेशन ना दिया हो उनके बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जैसे मैं अगर तुमसे बोल दूं, मान लो ऐसे करके, देखो 2-3 बातें सुन लेना। अब मैं तुमसे कह दूं कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अब मैं तुमसे अगर पूछ लूं कोई ए सी नहीं है, जल्दी से बताओ सही है कि नहीं है? कोई ए सी नहीं है। और मैंने तुमको ये पॉइंट दिया है, कथन ये दिया है, कथन में कह रहे हैं कोई ए बी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। ये मैंने तुमसे निष्कर्ष पूछा है, जल्दी से बता दो क्या सही हो जाएगा, फटाफट से बता दो इसको, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मतलब ये सही होगा कि गलत होगा, बस इतना बता दो, सही कि गलत, ये सही होगा कि गलत होगा। ये इसका कथन है, ये इसका निष्कर्ष है, सही कि गलत? जल्दी से फटाफट से। गलत होगा, गलत होगा ना, चलो देखते हैं बेटा, बिल्कुल सही, गलत होगा। क्यों भाई? इनके बारे में हमें कोई संबंध ही नहीं दे रखा है। ये तो वही वाली बात हो गई, जब किसी के बीच में संबंध नहीं दे रखा है तो तुम उनकी दुश्मनी क्यों निकलवा रहे हो कि कोई ऐसी नहीं है? तुम उनके बीच में नेगेटिव पॉइंट क्यों निकाल रहे हो? जिनके बीच में कोई संबंध ही नहीं दे रखा है उनके बीच में आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि होने को तो सी यहां भी लग सकता है ना भाई, बी को ही तो सी से अलग रखना है ना, तो जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है वहां आप निश्चित कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है ना। चले, तो इसका हो जाएगा ये रॉन्ग, बिल्कुल सही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। एक सवाल ये आयु वाला आ जाएगा, जिसमें आयु वाले में आपको क्या हो जाएगा? यस, ठीक है ना। आयु वाले में आपको जब भी कभी डबल रेशियो वाला सवाल आ जाए, दो व्यक्तियों की आयु का रेशियो इतना है, इसका इतना है, तो बताइए आनंद की वर्तमान आयु क्या होगी? जब रेशियो वाले सवाल आ जाए तो सबसे पहले तुमको कुछ भी नहीं करना, ये देखना क्या इनका अंतर बराबर है। भाई ये 1 वर्ष का अंतर है, ये 2 वर्ष का। अगर अंतर बराबर ना हो तो पहले आप इसके अंतर का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 11 एकम 11 और 1 निम 9। ये अब हमारे इन दोनों रेशियो में मेरे हिसाब से मात्र 1 वर्ष का अंतर है। 8 वाला व्यक्ति 9 का हो गया, 10 वाला 11 का हो गया, और इन्होंने बोला था 3 वर्ष बाद, इनके हिसाब से 3 वर्ष का अंतर है। तो आनंद की वर्तमान आयु क्या है? आनंद बाद वाला है, यानी कि आनंद की वर्तमान आयु 8 या 24 हो जाएगी। मेरा 8 तो इनका 8 या 24 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 24 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करती हूं कि इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। डन है, ठीक है। तो बच्चों इसमें डबल रेशियो वाले में तुमको सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस बराबर है तो सीधा सीधा ये देख दो, बराबर नहीं है तो पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद देखो आपके हिसाब से कितना अंतर है, इन्होंने कितना दिया है। एक सवाल और कराती हूँ ऐसा, ठीक है, चलो एक और करा देती हूँ ऐसा सेम क्वेश्चन फटाफट से। देखो एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ का आयु का 5वां भाग है, यानी अगर बेटा 1 का है तो माँ 5 साल की है। 8 साल बाद माँ का आधा हो जाएगा, अगर वो 1 का है तो माँ 2 की है। क्या इनका अंतर बराबर है? तो बोलोगे नहीं मैम, तो बेटा अंतर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हमारे हिसाब से इन दोनों में 3 वर्ष का अंतर है, और इनके हिसाब से इन्होंने 8 साल बाद ये 3 वर्ष बराबर 8 साल दे दिया, यानी मेरा 1 बराबर इनका 8/3 आ जाएगा, मेरा 1 बराबर इनका 8/3। तो वर्तमान में माँ की आयु क्या है? तो वर्तमान में माँ की आयु हमारे हिसाब से 5 है और इनके हिसाब से 8/3 हो गई, तो 5 गुणा 8/3 बेटा ऑप्शन में या सवाल में कहीं गड़बड़ है ना।
सवाल में या ऑप्शन में कहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। 8 पंजे 40/3 आ जाएगी, तो इस वाले को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें बच्चों कहीं ना कहीं 8 पंजे 40/3, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंक में कुछ लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं, जो मुझे लगता है 100% पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग वाला ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसमें बच्चों क्या करना है, समझो, इसमें समझो क्या कह रहा है इसमें। चलो देखो, ए गुणा बी का मतलब है ए बी का पिता, मुझे इसको पढ़ना ही नहीं है, सीधा सीधा ये पूछो, ये देखो क्या पूछ रहा है, आर पी की पत्नी है। आर पी की पत्नी, ऐसा किसमें हो रहा है, जब भी कभी तुम्हें इक्वेशन वाला सवाल आए जिसमें चारों इक्वेशन दे रखी है, आर को पी की पत्नी करना है, तो आर, हेलो 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 बच्चों, पता नहीं कैसे आज ये नहीं होना था, लेकिन इंटरनेट ने भी हमें ऐसा, देखो पता है मैंने ऐसा सुना है, मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे बताया ऐसी चीज, कि कोई भी शुभ काम होने जा रहा होता है ना, तो बाधाएं आ जाती हैं, तो मतलब शुभ काम में हमेशा कोई ना कोई अड़चन आती है, मुझे इस बात का इंडिकेशन लग रहा है। तो क्लास सही हो चुकी है, बट थोड़ा सा आप लोगों को 2-4 मिनट आपके बर्बाद जरूर हो गए, लेकिन शुभ काम में अड़चन आती है, ये मैंने अपने लाइव एग्जाम्पल जिंदगी में कई बार देखा है, तो आज मुझे लगता है उसी का इंडिकेशन है कि अचानक से ये इंटरनेट ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, चलो सही है ना, ठीक है। इसको मैं बता देती हूँ जल्दी से, मैं क्या बता रही थी, मैंने आपको बताया था जब भी ब्लड रिलेशन कोडिंग वाला सवाल आ जाएगा, तो आपको पूछा जाए आरपी की पत्नी है, तो सबसे पहले जेंडर चेक करना, अगर आरपी की पत्नी है तो आर को महिला होना पड़ेगा, और महिला होना पड़ेगा, ऐसा किसमें हो रहा है, आर सब में पुरुष हो रहा है, अगर आप साइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आर के बाद में सभी में माइनस लग रहा है, केवल एक ही में ये महिला है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चले, ओके चलो बच्चों, ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले एक और सवाल की तरफ। इसमें आपसे कह रहा है आर एम की भतीजी है, ऐसा किसमें हो रहा है, तो आर एम की भतीजी है, ऐसा किसमें हो रहा है। देखो मुझे एक बात बताओ, आर एम की भतीजी है मतलब आर एक महिला है, तो अगर आर एक महिला है तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में तो आर का जेंडर ही पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन दोनों में इसका पता चलेगा, इन दोनों में इसका पता चलेगा, इन दोनों में इसका पता चलेगा, तो जब भतीजी होने के लिए कंफर्म उसको महिला होना है, तो इसका तो जेंडर ही कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा इसको देख लेते हैं, एम माइनस जे प्लस आर माइनस एन, माइनस का मतलब है पी क्योंकि बहन है, ये बहन हो गई किसी की, मतलब एक महिला हो गई, ठीक है। अच्छा प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है ये इसकी माँ है, और माइनस का क्या मतलब है, ये इसकी बहन है, तो सीधा सीधा मैं कह सकती हूँ माँ की बहन मौसी होती है, अगर ये मौसी है तो ये भतीजी और भांजी हो जाएगी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इसकी नीस हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले